हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम कुछ प्रमुख टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सुनो, मेरा ये वीडियो लाने का मकसद ये रहता है कि ये आप टॉपिक को एक बारी नोट डाउन कर लो और इन टॉपिक को जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि अगर आज के पेपर में इन टॉपिक से आया है तो कल इनसे मिलता जुलता जरूर आता है। इसलिए इन टॉपिक को बिल्कुल करना ही है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं: निमोनिया, डायरिया, टीबी, आँखों का संक्रमण, पंचवर्षीय योजना, महिला योजना, जनजाति योजना, है ना, शिक्षा का अधिनियम, विकलांगता अधिनियम। मतलब ये तो मतलब इनको पढ़ ही लो डीपली, मतलब इनसे आपका एक भी क्वेश्चन। अब जो समाज आधारित आ रहे हैं वो तो उनका कुछ अपन कर नहीं सकते हैं, लेकिन समाज आधारित भी मैंने आपको परसों वीडियो बनाया था, उसमें मैंने समाज आधारित क्वेश्चन बताए थे कि अगर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे आंसर देना है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। आज यूट्यूब पर ही कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने बताया वही क्वेश्चन आया था संचार बाधा वाला जो मैंने बताया था। भौतिक बाधा होती है यदि आपको कहीं पे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई स्थान नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए, तो वो संचार में जो होती है भौतिक बाधा होती है। तो इस प्रकार आज एक हकलाना वाला भी संचार बाधा का आ गया था। थर्ड और फोर्थ सेक्शन से पूरा का पूरा समझ आधारित आ रहा है। तो इसीलिए जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, उन टॉपिक को पिन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखते जाना। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल देंगे, तो वहाँ से भी देख लेना, और टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनके बारे में बताती भी जाऊँगी। आज का पहला क्वेश्चन था कि यदि आप सुपरवाइज़र हैं, है ना, यदि आप सुपरवाइज़र हैं और आपकी टीम किसी योजना को सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एकत्रित करेंगे, उस योजना की अच्छाइयाँ और कमियाँ के बारे में उनको बताएंगे। उनको उस योजना से रिलेट करके, अपने लोगों से रिलेट करके एक मतलब सहानुभूति वाला एक पार्ट बताकर जो जितनी भी कार्यकर्ता हैं उनको जागृत करेंगे, ताकि वो इस योजना में शामिल हो सकें और इस योजना का जागरूकता फैला सके। जैसे सपोज कर कीजिए कि रेडी टू ईट मील है, रेडी टू ईट मील योजना भी सरकार की आई है, तो आप कार्यकर्ता इस चीज़ से सहमत नहीं है तो आप उनको आपको उनको उन उनका सबसे पहले आपको नेतृत्व करना पड़ेगा ना। तो उनको सबसे पहले आपको उनकी मानसिक स्थिति को आपको पॉजिटिव स्थिति में लाना रहेगा, कि वो मानसिक रूप से इस चीज़ में पॉजिटिव रहे कि हाँ, इन बच्चों को, अगर कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है तो उनके घर में रेडी टू ईट मील देना जरूरी है। तो है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। आंगनवाड़ी में किस रोग को सबसे ज़्यादा रोकते हैं, ये आया था। देखो, एक तो होता है पोलियो, दूसरा होता है डायरिया। सबसे ज़्यादा जो जनरली जो केस आता है वो डायरिया का ही आता है। पोलियो को टीकाकरण के माध्यम से रोकते हैं, सबसे ज़्यादा जो रोका जाता है वो किसको रोका जाता है, डायरिया को रोका जाता है। ठीक है। एक भौतिक बाधा का क्वेश्चन आया था। भौतिक बाधा मैंने आपको बतलाया था, भौतिक बाधा और हकलाना। हकलाना ये भाषा संबंधित बाधा आ जाएगी, संचार में भाषा बाधा आ जाएगी। वो भौतिक बाधा क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक लोग कहीं पे कुछ काम कर रहे हों और उन्हें कहीं पे मीटिंग बुलानी हो, मीटिंग के लिए जगह नहीं मिल रही हो, तो वो बहुत एक बाधा हो जाएगी, है ना। कहीं किसी रूम में कोई प्रोग्राम कर रही हैं, पर्यवेक्षक कोई मीटिंग ले रहे हैं, अचानक से बाहर से डिग डिग डैग की आवाज़ आने लगी, गाने की आवाज़ आने लगी, बढ़िया डिंग डोंग डिंग बोले गाना चलने लगा। तो अब कार्यकर्ता भ्रमित हो गई। तो ये जो बाधा रहेगी जिससे जिससे आप अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो कौन सी बाधा रहेगी, वो भौतिक बाधा, भौतिक बाधा रहेगी। अगला है मिशन सिद्धा योजना। मिशन सिद्धा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, ये 2001 में आई गई योजना है। कल ही हमने हमारा जो बैच है हम जीतेंगे बैच, वहाँ के टेस्ट ग्रुप जो है उसमें मैंने ये कल करवाई थी महिला योजनाओं में। महिला बाल विकास मंत्रालय की योजना है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। अब ये जो भी पूछा हो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सिद्धा जो योजना आई थी, मिशन सिद्धा जो योजना आई थी, वो किसके माध्यम से कार्यरत होती है, तो वो स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं ना, उनके माध्यम से कार्यान्वित होती है। मिशन सिद्धा योजना किसके माध्यम से होती है, स्वयं सिद्धा समूह के माध्यम से कार्यान्वित होती है। योजना का उद्देश्य होता है महिलाओं का वित्तीय समावेशन करना। योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को वित्तीय समावेशन करना या महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, इस योजना का उद्देश्य होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इसका इनका मतलब इनकी स्थापना की जाती है 2001 में। सबसे पहले इसको सशक्तिकरण के रूप में आरंभ किया गया था, स्वयं सिद्धा योजना को, है ना। इसको मिशन सिद्धा, स्वयं सिद्धा ये कहते हैं। इसका मेन अगर ऑप्शन आ गया तो किसके लिए ऐसा आ गया कि ये जो मिशन सिद्धा है किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए है,
है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं बेघर बच्चों के लिए है, या संकटग्रस्त बच्चों के लिए, या महिलाओं के लिए है, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए है। तो संकटग्रस्त जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए ये मिशन सिद्धा योजना आई है। ठीक है, मिशन सिद्धा योजना संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आई है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह होते हैं 3 से 20 सदस्यों के बीच स्टार्ट हो जाते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें योजना का उद्देश्य होता है महिलाओं को शिक्षित करके मुख्य धारा में लाना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना, मिशन सिद्धा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे, इसको पहले इंदिरा गांधी योजना भी बोलते थे, है ना, बाद में इसको ये बोलने लगे। अगला है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति 2022 में एक अम्ब्रेला योजना है। जितनी भी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको मिशन शक्ति के अंतर्गत 2022 में शामिल कर दिया और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तो बना दिया था संबल, एक भाग बना दिया था संबल और दूसरा बना दिया था सामर्थ। जो संबल योजना थी, संबल योजना में वो सभी चीज़ें, वो सभी योजनाओं को शामिल किया गया जो महिला को सुरक्षा प्रदान करती हैं, मतलब छत प्रदान करती हैं, या महिलाओं को कहीं से शोषण हो रहा हो तो वहाँ से रक्षा प्रदान करती हैं। जबकि सामर्थ्य में वो योजना आ जाती हैं, सामर्थ्य में वो योजना आ जाती है जो महिलाओं का सशक्तिकरण करती हैं, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हुआ, मतलब जो आर्थिक रूप से मदद कर रही है वो सामर्थ्य योजना आ जाएंगी। और संबल मतलब जो सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, शिक्षा नीति से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब भी आज थोड़ी देर में लेके आने वाली हूँ शिक्षा नीति से क्वेश्चन, उन पूरे क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए, कब आया था, क्या इसका उद्देश्य है, सब पूरी शिक्षा नीति में आपको समझा दूंगी। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो उसको अच्छा कर लेना। ये परख परख का पूछा गया था आज। परख ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके ही अंतर्गत ये परख कार्यक्रम आया है। इसका मकसद है देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। इसका परख का जो फुल फॉर्म, परख को ऐसे ही नहीं लिया है, परख को एक फुल फॉर्म के तहत लेके आए हैं। यहाँ पी से मतलब होता है परफॉर्मेंस, ए से मतलब होता है असेसमेंट, आर से मतलब होता है रिव्यू, है ना, आर से मतलब होता है रिव्यू, ए से मतलब होता है एनालिसिस, के से मतलब होता है नॉलेज, और एस से मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और परख जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और का एक परिणाम जारी करता है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में जो सुधार की ज़रूरत है तो ये परख की सलाह के रूप में भी काम करता है। और ये परख जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, और नवीनतम शोध पर आधारित होता है, मतलब समावेशी भागीदारी के माध्यम से काम करता है। बोर्डा मास के क्वेश्चन आए थे ऐसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे 2-3, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे जो आप सॉल्व भी कर दोगे। डीएनएस का फुल फॉर्म आया था, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है। मैं कंप्यूटर के जब क्वेश्चन आपको कराए थे तो ये सब मैंने कराया था। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, थोड़ा भी कभी किसी ने पढ़ा होना तो वो आराम से इसको कर सकता है। टिटैनी रोग का पूछा, टिटैनी को अपैतनिका भी बोलते हैं। मांसपेशियों के अनैच्छिक संकोचन से ये हो जाता है। इसमें मांसपेशी की जो क्रियाएं होती हैं वो मतलब अविभाजित तरीके से हो जाती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी के कारण हो जाता है, इसको बोल सकता है। कैल्शियम आया हो तो कैल्शियम के कम स्तर के कारण ये हो जाता है। बोलते हैं ना टिटनेस हो गया है तो वो ये इसी के कारण होता है, उसको ये टिटैनी बोलते हैं। मुंह के आसपास शून्यता हो जाती है, मुंह में एक प्रकार का लकवा लॉकजा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, है ना। जोखिम वाले जो जानवर होते हैं वो उनको उनसे काटने से ये रोग हो सकता है, इसलिए उनको भी हमेशा जानवरों को भी मैग्नीशियम का वैक्सीन इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो पूछ सकते हैं टिटेनी रोग के वाले जानवरों को क्या दिया जाता है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो मैग्नीशियम की वैक्सीन उसके लिए दी जाती है ना। तो टिटेनी रोग किसके कम स्तर से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। टिटेनी रोग को हम हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया किसकी कमी वाले रोग को बोलते हैं, टिटेनी। देखो आप यहाँ देखो ये टिटेनी भी आ गया। आप देखना आपके सिलेबस का जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसमें जितने रोग दिए हैं हर रोज उन रोग से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सब और ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को वो सबसे ज़्यादा याद रहता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा वहीं से पूछा जा रहा है। तो उन लाइन को, उसके जितने भी टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो। मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसको देख लेना। बाकी मैं एक एप्लीकेशन पर भी उसके सारे MCQ की PDF डाल देती हूँ, तो वो आप ले सकते हैं। और कुछ निःशुल्क PDF भी डली हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
उसमें सारे रोग आपके कवर हो जाएंगे। अब भी जस्ट 1 घंटे बाद में डाल दूंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। लैक्टोज एंजाइम के बारे में आ जाएगा, दूध को पचाने का काम करता है। यदि शरीर में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम हो जाए तो क्या करोगे? इससे इसकी अगर ये पूछा जाए तो क्या करोगे, डॉक्टर आपको बोलेगा, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा एमनियोटिक द्रव, क्योंकि एमनियोटिक द्रव जो होता है भ्रूण के मूत्र से बनता है बाद में, और शुरू में माता के प्लाज्मा से बनता है। एमनियोटिक द्रव अगर कम हो जाता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमेनाज भी बोलते हैं। ये गर्भावस्था के किसी भी समय होता है, लेकिन आखिरी तिमाही में ये सबसे ज़्यादा होता है। एमनियोटिक द्रव की कमी अगर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नारियल पानी पीने की भी सलाह दी जाती है, अच्छा सा नारियल पानी पियो, है ना। डॉक्टर द्वारा बताए गए सप्लीमेंट लो। आईवी के जरिए, इंट्रावीनस मतलब नसों के जरिए, अंतःशिरा के माध्यम से तरल पदार्थ को अंदर डाल देना चाहिए। और एमनियोफ्यूजन नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए यदि एमनियोटिक द्रव कम हो जाए तो। ये चीज़ें याद रखना। कुपोषण से क्वेश्चन पूछा था, है ना। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन था। प्रोटीन, कुपोषण के जो 3 प्रकार होते हैं, एक होता है बोनापन, इसको हम बोलते हैं, वो जो पूछा जाता है वो देख लो। एक होता है स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब होता है उम्र के अनुसार लंबाई का कम होना। एक होता है वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के अनुसार वजन का कम होना। और एक होता है कम वजन, कम वजन का मतलब होता है, उसको हम अंडरवेट बोलते हैं, इसका मतलब होता है आयु के अनुसार वजन कम होना। तो ये 3 भागों में कुपोषण को बांटते हैं। इसके अलावा मरासमस, क्वासियोरकर, ये भी कुपोषण के ही प्रकार होते हैं, है ना। मरासमस और क्वासियोरकर में क्या होता है, मरासमस को सूखा रोग भी बोलते हैं, क्योंकि मरासमस में हड्डी हड्डी दिखने लगती है, जिससे मंकी फेस हो जाता है। जबकि जो क्वासियोरकर होता है, क्वासियोरकर को हम मून फेस बोलते हैं, एकदम सूजन सी आ जाती है, पानी भर जाता है चेहरे में, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन 2011 में इसको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया। एक तो डीपीटी, हेपेटाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को इसमें शामिल किया गया है। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन को तोड़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादा दादी से बच्चों में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा जो भी ऑप्शन दिया हो वो आप जनरली सोचकर कर सकते हो। वही आरटीआई एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और शिक्षा के अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछेगा। किशोर न्याय अधिनियम के मैंने आपको करीब 300 से 300 प्रश्न करवाए हैं यूट्यूब पर, उन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे को अगर अपराधी है तो कहाँ पे ले जाया जाएगा, समिति में क्या होता है, ये पॉस एक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न मतलब पॉस एक्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कल ही रात को बताया था आप लोगों को यूट्यूब पर कि ये इसको अच्छे से कर लेना। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में 2013 में आया था। किसी कोई संगठन में कोई महिला काम कर रही है और उसके साथ उत्पीड़न होता है तो वो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। इसके अंतर्गत यदि किसी संगठन में 10 कर्मचारी होते हैं तो उस संगठन में एक आंतरिक समिति बनती है, और 10 कर्मचारी नहीं होते हैं तो स्थानीय समिति बनती है, वहाँ महिला का केस सॉल्व किया जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, कार्यस्थल पर लैंगिक महिला उत्पीड़न। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, अधिनियम वाला सेक्शन में प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें डली हुई है। बाकी मैं आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे भी डाल देती हूँ ये, और उसमें वैसे अधिनियम की ई बुक डली हुई है, वहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बार अच्छे से कर लेना कार्यस्थल पर, क्योंकि महिला को सुनवाई कितने दिनों में होती है, 30 दिन में सुनवाई हो जाती है। महिला चाहे तो छुट्टी भी ले सकती है 3 महीने तक, कि जब तक केस चल रहा है उसके लिए 3 महीने तक छुट्टी भी ले सकती है, ऐसा सब पढ़ना है। स्पाइना बिफिडा जो होती है विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तंत्रिकाओं से संबंधित समस्या होती है, ये बच्चों में ये मिलती है। अगला है आयोडीन और विटामिन। आयोडीन और विटामिन की कमी से पूछा था, आयोडीन की और विटामिन की कमी से क्या हो जाता है। आयोडीन की कमी से एक तो घेंगा होता है, दूसरा होता है बोनापन। एक तो घेंगा हो जाता है और एक क्या हो जाता है, बोनापन हो जाता है ना। विकास रुक जाता है, बांझपन आ जाता है ना। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, है ना। इसके अलावा डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये भी पूछा था। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और घरेलू हिंसा अधिनियम पूछा था, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। घरेलू हिंसा से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और
बायोप्सी अगर करना हो तो क्या करेंगे, इस प्रकार से भी कुछ एरिक्सन जो बोलते हैं, एरिक्सन के जो 8 चरण हैं उनसे बहुत कोई, मैंने पिछली बार भी बोला था कि एरिक्सन से और पियाजे से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एरिक्सन और पियाजे को अच्छे से कर लेना। एरिक्सन और पियाजे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अभी भी नहीं किया हो तो एरिक्सन और पियाजे कर लो। वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हमारा पैकेज लिया है, तो वो टेलीग्राम पर एरिक्सन की वीडियो डली है ट्रिक के साथ, वो पढ़ लेना एरिक्सन के चरण, और उसमें पियाजे और थॉर्नडाइक का भी डला हुआ है, फ्राइड का डला हुआ, वो भी कर लेना। आने वाले शिफ्ट में उनका भी पूछा जा सकता है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछा गया है। तो कैल्शियम की कमी हो जाए तो बीपी जो होता है ना, बीपी बढ़ता है कैल्शियम की कमी से। शुगर भी अगर हो जाती है ना, तो शुगर इसकी स्थिति में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है और बीपी बढ़ जाता है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आंखों के संक्रमण से क्वेश्चन पूछा, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आईसीडीएस से पूछा है। क्रैंच योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आरंभ हुई थी, 2017 में आरंभ हुई थी। वर्तमान में इसको आईसीडीएस के अंतर्गत भी लिया गया है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो माता रहती हैं जिनका बच्चा हुआ है, अभी 6 महीने तक का बच्चा है, और उसको बच्चे को कहाँ रखने के लिए, बच्चे को घर पे छोड़ नहीं सकते, माता को स्तनपान कराना रहता है, तो इसके लिए क्रैंच योजनाओं का गठन किया गया। इसमें माता जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों को रख सकती हैं, और किसी संस्थान में अगर ये क्रैंच गृह है तो माता 4 बार वहाँ पर देखने भी जा सकती हैं। तो क्रैंच योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्रैंच योजना 2 से 3 बार पूछा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है कि श्रम और किस मंत्रालय द्वारा आरंभ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि लोग इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय लगाएंगे, लेकिन इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय आंसर नहीं होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 5 मिनट बाद दूसरा देती हूँ। चलो अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने बीएससी बायोलॉजी से किया है जिसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया है जिसमें एक फाइनल ईयर में एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तो आप एफएसओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको हमारा जो कोर्स आरंभ हुआ है उसमें आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, ई बुक के रूप में रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेंगी, संपूर्ण सिलेबस कवर रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी में, टेस्ट मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे हर टॉपिक के, और सबसे मेन चीज़ टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। जब तक आपको याद करवाया जाएगा, जब तक वो टॉपिक आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन पे ही कोर्स उपलब्ध है। 5 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 23 मार्च से इसके 28 मार्च से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। बहुत बड़ा सिलेबस है, 17 साल बाद वैकेंसी आई है, सारे लोग इसका फॉर्म भरना। हमारे आरंभ के 100 स्टूडेंट को इसका चार्ज 1999, उसके बाद 4999 चार्ज हो जाएगा। जो भी इसको बैच को लेना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं। 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट कीजिए और बहुत शानदार तैयारी कीजिए। ऐसा ही एमपीपीएससी का भी स्टार्ट होने वाला है। एमपीपीएससी का भी सेम यही क्राइटेरिया रहेगा। उसका रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो जाएंगे, और उसकी क्लासेस 25 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आबकारी का बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर हो जाएगा, 499 चार्ज है उसका। जो भी लेना चाहे वो भी उसको ले सकते हैं। हाँ, आज भूमि अधिग्रहण एक्ट से भी पूछ लिया गया था। अब बताओ भूमि अधिग्रहण एक्ट का आपका पर्यवेक्षक क्या ही करेगा भूमि अधिग्रहण एक्ट का, लेकिन उनने भूमि अधिग्रहण एक्ट से भी पूछ लिया कि भूमि अधिग्रहण एक्ट क्या होता है, क्या कर लेगा भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण मतलब होता है कोई भूमि को अधिग्रहण अगर कर ले तो क्या होगा। ये 2013 में आया था। इस अधिनियम के तहत सरकार जो होती है निजी ज़मीनों का अधिग्रहण कर सकती हैं। इसके लिए सरकार को ज़मीन मालिकों को मुआवजा देना होता है ना। ये कहा गया है। सक्रिय टीवी और निष्क्रिय टीवी, देखो टीवी जो होती है ना 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी टीवी होती है जो भर के सामने आ जाती है, लेकिन एक क्या होता है निष्क्रिय टीवी होती है। वो मतलब पता नहीं चलता है, वो साल दर साल मतलब करीब 3-4 साल हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि व्यक्ति को टीवी है। मतलब बहुत धीरे धीरे रमगमीते आती, मौन बीमारी भी इसको बोला जाता है। तो ये सक्रिय टीवी उभर कर सामने आती, निष्क्रिय टीवी। इसके अलावा टीवी का एक ये भी पूछ सकते हैं, पल्मोनरी टीवी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी। पल्मोनरी टीवी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी क्या होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पल्मोनरी में जो फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों के बाहर जब किसी को प्रभावित करती है, हड्डी को प्रभावित कर देगी, तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी हो जाएगी। इसके अलावा एक मिलियरी टीवी का पूछा जा सकता है। मिलियरी टीवी क्या होती है, जब अस्थि मज्जा या रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो उसको हम मिलियरी टीवी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा
एक हड्डी वाली टीबी होती है, हड्डी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो जाती है। इसके अलावा एक जननांगों वाली टीबी, जननांगों को प्रभावित करती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की टीबी होती हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये कल भी पूछा गया, कल भी बताया था, दूध पिलाते समय महिला को किस पोजीशन में बैठना चाहिए। ये लगातार 2 शिफ्ट में पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन में दूध पिलाने वाली महिला को बैठना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस ओवर या क्रॉस कैंडल। क्रॉस ओवर या क्रॉस कैंडल, ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर महिला को बैठना चाहिए। मैं अभी इसकी मेनली सात जो स्थितियाँ होती हैं बच्चों को पकड़ने की, लेकिन स्थिति का अगर हम एक साइंटिफिक नाम दें तो ये क्रॉस होल्ड जो स्थिति होती है, क्रॉस करके बच्चों को बैठाना, ये सबसे अच्छी स्थिति होती है बच्चों को कराने की, जिसमें महिला को भी आराम मिलता है और बच्चे को भी आराम मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक क्रैंडल होल्ड स्थिति भी होती है। क्रैंडल होल्ड सबसे सामान्य स्थिति होती है स्तनपान कराने की, तो क्रैंडल होल्ड भी याद रखना, जो कि महिला को एक सहारा प्रदान करती है। तो क्रैंडल होल्ड और क्रॉस क्रैंडल होल्ड दोनों ही याद रखना। गंध व स्वाद किस बीमारी में नहीं होती? देखो, एक तो कोविड होता है। कौन सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना गंध आता है ना स्वाद आता है? ना तो इसमें गंध आती है ना ही स्वाद आता है। तो देखो, एक तो होता है एनोस्मिया। एनोस्मिया एक बीमारी होती है जिसमें सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर रोग की बात करें तो कोविड का हमने सुना हुआ है कि कोविड में ऐसा हुआ था कि ना तो गंध आती थी ना स्वाद आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा। कोई भी इसका आंसर लगा लेगा ना। डायरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अंत्योदय योजना से पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है। तो अंत्योदय योजना अच्छे से कर लेना है। 35 किलो अनाज इसमें दिया जाता है। गरीब से भी गरीब, जो गरीब से भी गरीब होता है उसको इस योजना का लाभ देते हैं। क्रोमोसोम जनित रोग में आ रहे हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये अच्छे से कर लेना। एडवर्ड सिंड्रोम, इन चारों को अच्छे से कर लेना। बाकी अगर आप बोलो तो मैं वीडियो भी बना दूंगी मॉर्निंग में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि मैम इसका वीडियो बना दो, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। विकलांगता अधिनियम का मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना। नीति आयोग से रोज ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, है ना। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक सलाहकारी निकाय होता है ना। और ये राज्यों और केंद्र को बराबर महत्व देता है, जबकि योजना आयोग जो था वो केवल केंद्र को महत्व देता था, जबकि ये नीति आयोग दोनों को ही महत्व देता है। इसके अलावा जो महिला संबंधित अधिनियम है, जितने भी महिला संबंधित अधिनियम है, जैसे कि पॉस एक्ट हो गया, है ना, कार्यस्थल पर जो महिला उत्पीड़न जिसको हम बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अशिष्ट आरोपण अधिनियम हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एमटीपी एक्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अनैतिक व्यापार अधिनियम जो होता है महिलाओं का, वो अच्छे से पढ़ लेना। ये इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम, ये महिला संबंधित अधिनियम अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बार रिवीजन के लिए भी मॉर्निंग में एक वीडियो भी बना दूंगी, तो उससे एक बार ही रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा महिला योजना आज जनजाति का पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि यदि एक जनजाति लड़के को विदेशी छात्रवृत्ति दी जाती है विदेश में जाने के लिए, तो उसे कितने रुपए की राशि जो है, मतलब कितने कम आय होना चाहिए, कितने से कम आय होना चाहिए? तो 6 लाख रुपए से परिवार की आय कम होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेना। ये सारे मैंने आप लोगों को जनजाति विभाग की जो योजना करवाई है उसमें करवाया है, नहीं देखा हो तो देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और आज की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। अभी कट ऑफ 160 से 170 के बीच ही मानिए। उसके अलावा भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, तो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके बाद ही पता चलेगा जिसके कोई क्वेश्चन सही थे वो भी गलत हो गए। तो इसलिए अभी कट ऑफ का अपन नहीं कह सकते, बट 160 170 नंबर वाले सेफ रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।